Hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Study with Vyakya with another video of digestion and absorption. Let's start. Today we are going to learn about the absorption of digested products. Okay. पहले ये जो दे रखा है इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसमें ये बताया गया कि हम जो भी हम लोग भी फूड लेते हैं उसमें किसकी कितनी मतलब एनर्जी हम लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। क्या द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल्स, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, मतलब कितना हमें एक मतलब कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उसके विषय में थोड़ा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये टॉपिक हम थोड़ा स्किप कर दे रहे ओके। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। लेट बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa. It means यहाँ पे दे रखा है into the blood or lymph। इसमें भी है कि absorption is the process। absorption क्या होता है? absorption वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमने जो भी फूड डाइजेस्ट किया हुआ है उसके जो एंड प्रोडक्ट्स यानी कि जो बचते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम फीसेस के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, और जो बचते हैं एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पास थ्रू द इंटेस्टाइनल मुकोसा। मुकोसा लेयर याद आ रही है? इंटेस्टाइन में मुकोसा लेयर होती है, उसमें विलाय पाई जाती है, ठीक है, विली, जो भी आप बोलो, विलाय विली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जॉर्ब हो जाती है। ऑब्जॉर्ब यानी कि वहाँ चले जाना, उनका वहाँ जाना ही ऑब्जॉर्प्शन होता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो वो पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आप इसी बुक में आप पढ़ेंगे क्या होता है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट मतलब फूड का जो पास होना सेल में, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न जैसे है ना, वैसे ही ये होता है। आप ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन वाले में आप पढ़ोगे इसके विषय में, ठीक है। तो आप तो समझ लेना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड्स यानी कि एक सेक्राइड की बात हो रही है, मतलब एक शुगर की, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। इट मीन्स वन, ओके। लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है यहाँ पे। ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब सिंपलेस्ट फॉर्म। सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक क्लोराइड, आयंस आर जनरली ऑब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो मैंने बताया था डिफ्यूज़न ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके द्वारा ये सब चीज़ें अब्जॉर्ब की जाती हैं हमारी बॉडी में, ये सब चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। देखो क्या होता है, ये सब्सटेंस होते हैं जो भी फूड में हमारे पाया, जो भी सब्सटेंस होते हैं हमारी ब्लड में आते हैं, इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। मतलब कि कितना, मतलब वो कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे कि कोई फूड हमने खाया तो जैसे कि उसके प्रोटीन है, ठीक है, तो बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल, ये ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ोगे, उस चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसके बारे में हम बता देंगे, वरना एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो यहाँ पर, ओके। सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो होते हैं ऑब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी वजह से ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसके द्वारा? प्रोटीन के साथ, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसको ही फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारा किसके विरोध में होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब कहने का मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पर डिपेंड? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा वाटर आता है, ठीक, हमारे हम बॉडी पर सर्कुलेट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अकर्स तब होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब बहुत ज़्यादा हमारा जो मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो उसको रिक्वायर्स चाहिए, एनहेंस रिक्वायर्स एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस चीज़ को डिवाइड करने में, ब्रेक डाउन करने में। वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NH प्लस अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं? ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस बाय दिस मैकेनिज्म के द्वारा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जो हमारे फूड में जो पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, NH, ये सब ऑब्जॉर्व हो जाते हैं हमारे ब्लड में बाय दिस मैकेनिज्म। ये दिस मैकेनिज्म कौन सा है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। देखो ये चीज़ याद रखना कि जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल होते हैं, इन दो ये चीज़ है, ये क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलने वाले नहीं होती हमारी बॉडी में। बहुत ये एक बड़ा
मतलब एक बहुत बड़ी फॉर्म है ना, फॉर्म है फूड की, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली नहीं आते, कैन नॉट बी ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में हमारे नहीं आते। तो इसके लिए ना प्रोसेसेस होती हैं जिस वजह से ये हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो फैट, इसमें कुछ फैट का है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं कॉल्ड मिसल्स। देखो आपने मिसल्स के बारे में पढ़ा होगा, एक हाइड्रोफिलिक होती है, जैसे कि ये, ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोफिलिक, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल मुकोसा में जाता है। ठीक है, तो दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन बन, उसको सिंपल सा ये है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। क्या चीज़? फैटी एसिड्स और क्या नाम था वो, ग्लिसरॉल, व्हाट, हाँ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल ये जो होता है, ग्लिसरॉल फिर ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, फैटी एसिड्स स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इस कॉल्ड मिसल्स कहते हैं। ठीक है, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल मुकोसा में मर जाता है, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन में बनता है, कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड कायलोमाइक्रॉन, यानी कि प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन्स, कोटेड फैट ग्लोब्यूल। देखो जो भी वो होता है फैटी एसिड, जो भी वो होते हैं वो स्मॉल में आता है, वो स्मॉल पार्टिकल बना। ठीक है, और फैट ग्लोब्यूल क्या कोट कर देते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ऐसे कहते हैं कायलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, लैक्टील्स में जाते हैं इन द विलम, दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द ऑब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। देखो सिंपल सा प्रोसेस क्या है, देखो जो फैटी एसिड्स, क्या हमने बताया आपको अभी, क्या बताया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो हमारी ब्लड में मिक्स नहीं होते। तो क्या होता है कि इन सबको क्या करें, स्मॉल जाना पड़ता है। स्मॉल फॉर्म में जाने के लिए मिसल्स एक प्रोसेस होती है जिसमें उसका जो भी मॉलिक्यूल है फैटी एसिड्स, उनका क्या होता है कि छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं, इनकॉर्पोरेटेड स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, फैट की कवरिंग होती है। तो वो प्रोसेस होती है जिस वजह से वो स्मॉल फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, उसके बाद ये हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है, दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया। absorption of substances takes place in different parts of the alimentary canal. absorption substances, जो substances हैं, हम absorption जो होता है different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, intestine में होता है, मतलब absorption substances का होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल, सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अ समरी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, साइट्स ऑफ ऑब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यानी मतलब कि हमारे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये टेबल दे रखी है, टेबल 16.1, द समरी ऑब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट पार्ट। ओके, तो क्या है इसमें, अब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डाइजेशन होता है। देखो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माउथ की, and then stomach, and then small intestine, and last is large intestine. First of all, we should to learn about mouth. Certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. It means यहाँ पे कहने मतलब ये है कि हमारे माउथ में कैसे चीज़ों को ऑब्जॉर्प्शन से, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, हमारे जो टंग है उसके नीचे अगर हम उसको रख दें, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी वो जो होती है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, मतलब कि हमारे माउथ में काफ़ी ज़्यादा उसका ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। इट मीन्स कहने मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद द मुकोसा ऑफ माउथ, माउथ के जो मुकोसा लेयर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। लोअर साइड ऑफ द टंग की बात हो रही है, ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, सिंपल सा है, डायरेक्ट। स्टमक में ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होता है, शुगर का, अल्कोहल का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल
ये सब क्या होता है, ऑब्जर्व थ्रू द मुकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड मतलब ये कहने मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन जो होती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे पूरा ऑब्जॉर्प्शन किस किस का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के, अमीनो एसिड, इन सब को क्या ऑब्जर्व हो जाती है थ्रू किसका, मुकोसा, जो हमारी इंटू द मुकोसा जो है इंटेस्टाइनल एक लेयर होती है जिसमें रिलीज पाई जाती है, जिसमें ऑब्जर्व जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑब्जॉर्व्ड मटेरियल, कौन कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, सब ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। बस इतना तो दे रखा है इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। सिंपल सा दे रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, सब मिनरल्स का होता है एंड ड्रग्स का होता है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं है। और लास्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, that absorbed substances finally reach the tissues में पहुंच जाते हैं, which utilize them for their activities, के लिए उसको यूटिलाइज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। देखो, ऑब्जॉर्प्शन हमने समझा, ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में आ जाना, जो भी हमने खाना खाया उसको ऑब्जर्व होकर हमारे ब्लड में आ जाए। ठीक है, अभी जो ऑब्जर्व फूड मटेरियल है ये हमारे टिश्यूज़ तक जब पहुंच जाती हैं, यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज़, ये टिश्यूज़ में जाती हैं, हमारे सेल्स तक चली जाती हैं, और हमारी यही चीज़ एनर्जी के फॉर्म में हम लोग वर्क करते हैं। ये क्या है, ये एक एसिमुलेशन है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है एसिमुलेशन के बारे में, बस इतना, इससे ज़्यादा पढ़ने को इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। डाइजेस्टेड वेट सॉलिफाइड इन क्या सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम में जाता है, इनिशिएटर न्यूरल रिफ्लेक्स or desire for its removal. The adhesion of faces to the outside through the anal ring defecation is a voluntary process that is carried out by the mass peristaltic movement. It means इसको इसने पैराग्राफ जो है यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में सिंपल सा दे रखा है कि जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो रेक्टम में जाता है, रेक्टम से फिर एनएस में आता है, एनएस से बाहर निकल जाता है। ये जो मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है, पेरिस्टैल्टिक पेरिस्टैटल क्या है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये पूरा कंप्लीट होता है। तो और सेकंड हमारा लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बस इस ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। तो ओके, तो पहले लो इन सब के बारे में डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स का मतलब कि क्या क्या कमियां हो जाती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच टॉपिक विच आर गिवन बिलो। For the inflammation of the intestinal tract is the most common element due to bacterial or viral infection। देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी फैली हुई जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये मोस्ट कॉमन क्या है, शायद इसमें एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट होगा, एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के वजह से काफ़ी कॉमन होता है इसमें, क्योंकि बड़ी सी फैली हुई। ठीक है, तो पूरा आता है। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स हमारे हो, जैसे टॉप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, होग वॉर्म, पिन वॉर्म, जैसे ये वॉर्म्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में मतलब रहते हैं, मतलब हम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये इन एनिमल मतलब जो ये जो दे रखे पैरासाइट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के इंटेस्टाइन में कुछ टेप वॉर्म देखने को मिलते हैं, राउंड वॉर्म, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे जो लोग चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, उनके में ये होता है। ठीक है, तो बीमारियां हो जाती हैं। पहले हम बात करते हैं जॉन्डिस की। द लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो। तो को पीलिया एक बीमारी के बारे में बताया। जॉन्डिस ये क्या होता है, इसमें हमारा जो लिवर अफेक्ट होता है, स्किन एंड आइज टर्न येलो कलर में हो जाता है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि जो बाइल जो है हमारा जो बाइल क्या कहते हैं, मतलब जो गाल ब्लैडर है वो फंक्शन नहीं कर पाता, तो बाइल पिगमेंट्स में भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। वॉमिटिंग के बारे में बताया। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, मतलब कि हमारा इजेक्शन मतलब कि जो हमारे स्टमक का जो भी कंटेंट होता है वो हमारा, जैसे पेरिस्टेटिक का जो प्रोसेस होती है उसमें हमारा फूड जो होता है एसोफेगस से स्टमक में आता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टमक में जाता है फूड, तो क्या होता है कि हमारा स्टमक से वो उल्टा प्रोसेस करके हमारी माउथ से वो निकल आता है। ठीक है, इसे कहते हैं
दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला में पाया जाता है। अ फीलिंग ऑफ न्यूसिया प्रेसिड्स वॉमिटिंग, ऐसे फीलिंग आने लगती है हमको वॉमिटिंग की। उसके बारे में बता दें। डायरिया की बात करते हैं। द abnormal frequency of bowel movement, increased equidity of the fecal discharge is known as diarrhea। डायरिया के तो जो फीसेस होते हैं उनका डिस्चार्ज वो ज़्यादा ही लिक्विडिटी, मतलब कि समझ सकते हो एकदम जो लिक्विड है वो काफ़ी थिन थिन, मतलब क्या ये कुछ ज़्यादा ही समझते हो ना, ड्यू द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें डायरिया में क्या होता है कि फूड का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो फीसेस होते हैं वो काफ़ी मतलब लाइट हो जाते हैं। ये समझ सकते हो आप, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन और द बॉल मूवमेंट occur इरेगुलरली। इट मीन यहाँ पे कहने में लगे जो भी फीसेस होते हैं हमारे कॉलन में रह जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इरेगुलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी फीसेस का डिस्चार्ज जो होता है वो इरेगुलरली होता है, कि उसमें कोई एक फिक्स, जैसे कि एक फिक्स टाइम होता है कि हम लोग जाते हैं तो फीसेस रिलीज करते हैं, तो बट यहाँ पे इरेगुलरली इसकी टाइमिंग हो जाती है। कुछ ऐसे तरीके बताए हम। इन डाइजेशन, in this condition food is not properly digested, food is not properly digested leading to a feeling of fullness। इसमें क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो फूड लिया है हमारा पेट भरा भरा फील होता है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें अच्छा नहीं लगता, फूड हमें भरा भरा लगता है जबकि हमने ज़्यादा ना खाया तभी। तो कॉजेस ऑफ इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन होता है, एंग्जाइटी लगती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, इन सब की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं उनका सेक्रीशन इनएडिक्वेट चीज़ों के इन सब चीज़ें के इफ़ेक्ट करती हैं हमारी इनडाइजेशन जैसे प्रोसेस में, जिस वजह से हमें लगता है कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया, कुछ ऐसी फीलिंग होती है। ये भी एक ये काफ़ी, जैसे हम लोग कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ऐसे फील होती हैं, से बदहज़मी जैसे कहते हैं, ओके। अब दूसरा क्या है, पीएम फैम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, मज़ा आ जाएगी सबको। पीएम, ठीक है। डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी। इसके बारे में हम लोग समझते क्या दे रखा है। देखो, पीएम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। पीएम ये क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़, पहले इसके बारे में समझते हैं। सॉरी, डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन्स मतलब कि हमारी डाइट में प्रोटीन, जो भी फूड कैलोरी हम लेते हैं, ठीक है। अन्य डेवलप्ड कंट्रीज फूड, देखो हम जो भी फूड ले रहे हैं, ठीक है, खाना ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कैलोरीज हम कभी ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन कम ले लेते हैं, हम अनहेल्दी फूड लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि हम कितना प्रोटीन, हम कितना एक इंसान को कितना प्रोटीन एनर्जी, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी बर्न करनी चाहिए, इसके बारे में दे रखा है। तो इसमें सिंपल से ये दे रखा है कि इसमें कंट्रीज़ के बारे में दे रखा है कि कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट सेंट्रल एशिया, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन में अफेक्ट द लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ग्रोथ, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। इट मीन, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कंट्रीज़ बताइए, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में क्या होता है कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन ये होता है। ये मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे वो प्रोटीन से आप समझ सकते हो, प्रोटीन से प्रोटीन की बात हो रही है, एनर्जी समझते हो। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्योंकि हम जो फूड, मतलब जो फूड है वो प्रॉपर ना मिलना, जितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी जो एक इंसान को चाहिए होती है वो ना मिलना, ठीक है। जैसे एक दिन में आप एक टाइम फूड ले रहे हो, 3 टाइम्स लेना चाहिए, आप एक टाइम ले रहे हो, ये क्या है, ये सब चीज़ें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब बताइए। देखिए बहुत सारी कंट्रीज बताइए, साउथ, इन सब में क्या होता है कि पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी, लार्ज सेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का क्या है, द्रौत हो जाती है। द्रौत यानी कि पानी ना मिलना, द्रौत में सूखा पड़ जाना, फमाइन यानी अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे क्या होता है कि खाने का अकाल हो जाता है, ठीक है, खाना ना मिला तो इससे क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी फूड नहीं मिल पाता है, तो हमारा जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। मतलब अब
कॉमन एग्जांपल देख सकते हो, एक गरीब रोड में जो स्ट्रीट्स में जो बच्चे होते हैं उनको देख सकते हो, उसमें उनमें पीएम होता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर फूड उनको मिलना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, एप्पल मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। बट जो गरीब लोग हैं वो ना मिल्क, प्रोटीन, मतलब मिल्क ना एप्पल, मतलब ये सब चीज़ें खरीदने के उनको पास पैसे नहीं है, उनको बस पेट भरना है किसी तरीके से, एक टाइम का 2 टाइम का खाना मिल जाए, ठीक है। तो ये मल न्यूट्रिशन कहलाता है कि प्रॉपर फूड ना मिले, जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरीज ना मिले, मतलब गरीब जैसे फेमाइन हो जाना ऐसी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। This happened in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the South in mid-80s की बात, मतलब अभी हिस्ट्री बताई गई है कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हो गई थी, ठीक है। इथियोपिया में ऐसा हो गया था जब बहुत ग्रोथ पड़ा था, mid-80s की बात हो रही है। पीएम अफेक्ट्स इन्फेंट्स, यानी कि जो बच्चों की बात हो रही है, इसमें मेनली हम बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मेरिस्मस एंड क्वायरिया कर ऐसे करके डिसीजेस हो जाती हैं। अब बात करते हैं, मेरिस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉलटेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज की जब कमी हो जाती है तब ये बीमारी हम देखने को मिलती हैं। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स, यानी कि इन्फेंट्स मतलब कि जो बच्चे पैदा हुए, मतलब बच्चे, वो बच्चे की बात हो रही है जो एकदम डेवलप्ड नहीं, मतलब कि जो बच्चा होता है जैसे 4 साल तक के बच्चों के हम बात करें तो इन्फेंट्स वो बच्चे होते हैं, लेस देन अ ईयर इन अ एज, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन उन बच्चों में देखा जाता है ईयर, मतलब कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, मतलब उनकी बात करें, इन इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू, इट मीन्स अगर जो माँ है, माँ का जो दूध है, इस अगर हम उसे हटा दें टू अर्ली बाय अदर फूड के द्वारा विच इज़ पुअर, ठीक है, मतलब कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अगर वो माता माता अगर अपना जो दूध है वो ना पिलाए तो उसमें जो बहुत प्रोटीन होती है, ठीक है, तो अगर वो ना मिले तो ये क्या होता है कि पुअर इन बोथ प्रोटीन और कैलोरी वैल्यू ना मिले तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जैसे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो माँ होती है वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है, ठीक है। तो बट क्या है कि अगर ऐसा ना हो तो जो प्रोटीन और कैलोरी की जो वैल्यू है वो प्रॉपर वे से बच्चे को नहीं मिलेगा, तो इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बीमारी हो जाती है मैरस्मस, ठीक है। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और विल चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, इट मीन्स दिस ऑफन, ये अक्सर तब होता है अगर जो माँ है उनका जो छोटा सेकेंड बेबी हो, मतलब सेकेंड या दूसरी बार अगर वो प्रेग्नेंट हो, ये चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, बड़ा हो जाए, तो ऐसे देखने को मिलता है। सिंपल सा दे रखा है, इन मेरिस्मस प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाती है, इम्पेयर्स ग्रोथ, इसी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स नहीं हो, रिप्लेसमेंट मतलब टिश्यू प्रोटीन्स जल्दी से ग्रो नहीं पड़ जाता है, एक्सट्रीम एमेशिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स, द स्किन बिकम्स ड्राई थिन ट्रिंकल्ड। देखो इसमें सिंपल दे रखा है कि अगर मान लो कोई बच्चा है, उसको अगर स्टार्टिंग में हम लोग उसको दूध ना दें, ठीक है, तो बच्चे को दूध ना, तो कैलोरीज या प्रोटीन ना मिले तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे, हम लोग जो लोग दूध पीते हैं उनकी स्किन काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और जो फ्रूट्स खाते हैं अच्छी, देखो जैसा जैसा हम अच्छा फीड करते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छा होती बनती जाती है, ठीक है। तो वही बात की गई है इसमें, सेम वही बात दे रखी है, वही एक मैथमेटिक्स बताया गया है, सिंपल से दे रखा है। स्किन क्या हो जाती है हमारी, ड्राई हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, और कुछ नहीं इसमें इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मेंटल इम्पेयर्ड, मतलब कि यहाँ पे कि मेंटली डेवलप नहीं हो पाता, तभी तो कहते हैं कि तुम दूध पियो, आमंड्स लो, ये सब चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती, दिमाग नहीं ग्रो पड़ रहा, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ये सब रुक जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये सब दे रखा है। अब सेकंड हमारे इसमें पी एम जो थे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में हमारे दूसरा कौन सा था, क्वाशोरकर करके है, इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशियंसी अनकम्पेन्ड बाय कैलोरी डिफिशियंसी। ये तब होता है जब कैलोरीज हम नहीं ले पाते, उस वजह से प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन। अगर हम 1 साल तक एक बच्चे को
जो माँ का दूध ना पिलाएं, लाइक मैरसमस की तरह शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स नहीं बढ़ेंगी, थेनिंग ऑफ लिम्स, फेलर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। बट अनलाइक मैरसमस सम फैट इज स्टिल लेस अंडर द स्किन में रह पाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव ऑडेमा स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। इसमें मतलब कि क्या होता है कि बट मैरसमा सम फैट जो होता है क्या होता है, स्टिल हमारी स्किन के अंदर थोड़ा फैट रह जाता है, पर इसमें क्या होता है कि नहीं रह पाता। मतलब थोड़े दोनों एक ही जैसी बीमारी को बताइए, बस इसमें एक है कि एक में फैट रहता है, स्किन के नीचे थोड़ा सा नहीं रहता है। देखो सिंपल सी ये डिसीज़ में ज़्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने जरूरत नहीं है। इसमें बस ये डिसीज़, दो डिसीज़ बताई गई हैं। एक क्या लिखा है, कोशोकर एंड मैरिसमस। इसमें यही बताया गया कि बच्चे को, जो बच्चा होता है, अगर उसको पूरा प्रोटीन मिल्क नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उस वजह से उसके शरीर में प्रोटीन कैलोरीज की कमी हो जाती है, तो उसकी स्किन रिंकल पड़ जाती है, उसका ग्रोथ नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे बताएगा कि हमारी डाइट में सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो बट क्या हो जाता है कि बच्चों को नहीं मिल पाता है। जो गरीब होते हैं, जैसे कि देखा होगा बहुत सारे केसेस में होता है कि माँ होती है अपने बच्चे को जन्म देती हैं, बस उसके बाद छोड़ देती हैं, उसको सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जो माँ का दूध देना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है, बच्चे के लिए। तो वही बताया गया। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी क्या कवर करना, चैप्टर में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है। हम लोग ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा डाइजेस्ट, पहले हम और हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो समरी इस चैप्टर की क्या होगी। समरी इस चैप्टर की यही थी कि हमारा फूड, हम लोग पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो क्या क्या परेशानियों, कैसे कैसे एक एक जो एंजाइम्स है, जो भी केमिकल्स, मतलब केमिकल्स क्या मतलब जो भी हम बायो केमिकल्स जो भी हम लेते हैं, उसका डाइजेशन कैसे कैसे होता है, उस बारे में हमने इस चैप्टर पढ़ा। और ये एक्सरसाइज दे रखी है आपकी बुक में, पर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट को, अगर आपको पूरा चैप्टर आ गया तो ये जो एक्सरसाइज है सारी आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, तो क्वेश्चंस बना के दिए रह जाते हैं, बट ये समरी बस, ठीक है, दे रखी। तो एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक के भरोसे मत रहना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के भरोसे मत रहना। आप एक बुक बताती हूँ, पब्लिसिटी नहीं कर रहे कोई, श्री बालाजी करके, ठीक है, PK अग्रवाल, ठीक है, श्री बालाजी करके है, वो नीट के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से, अगर आपके पास एनसीईआरटी, एक ये बुक ले लेना, और ये श्री बालाजी की बुक, ठीक है, बायोलॉजी की, वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर वो आप लेके पढ़ोगे ना तो आपको नीट क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं उस बुक से, ठीक है। तो आप वो बुक लेके पढ़ो, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये बुक, ठीक है, श्री बालाजी वाली, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइनली आप बुक खरीदो, ठीक है, स्टोर से खरीदो। और क्योंकि अगर आप एक बुक अगर ख़रीद लेते हो, ठीक है, वो ख़रीद लेते हो, ठीक है, तो वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन ख़रीदना चाहो तो ख़रीद लेना, बट मुझे लगता है कि आपको ऑफलाइन बुक ले लेनी चाहिए। कौन सी ले लेनी थी, श्री बालाजी वाली, ओके। तो आप बताएगा कि आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट करके बताना कि और आपको क्या क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।